नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि का किया विरोध, दामों को आधा करने की है मांग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से भड़के संजय निषाद, बोले भाजपा गलती नहीं सुधारेगी तो 2022 में भुगतेगी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शिवसेना और एनसीपी से आए नेता बने मोदी सरकार में मंत्री, संजय राउत ने कसा तंज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि का किया विरोध, दामों को आधा करने की मांग। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गुरुवार को पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेल की कीमतों में हालिया वृद्धि का विरोध करते हुए तत्काल प्रभाव से इनके दाम आधा करने की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश के विभिन्न हिस्सों में किसान सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे अपने वाहनों के साथ जमा हुए। किसान नेता लखबीर सिंह ने कहा, आज किसानों ने ईंधन की ऊंची कीमतों के खिलाफ 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। हम चाहते हैं कि इनकी कीमतें तत्काल प्रभाव से आधी की जाएं। प्रदर्शनकारी अपने साथ मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर और अन्य वाहन लेकर आए थे और धरने पर बैठे। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। पेट्रोल की कीमत बुधवार को दिल्ली और कई अन्य शहरों में 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गई, जबकि डीजल की कीमत 89.59 रुपए प्रति लीटर है। एक अन्य किसान नेता अवतार सिंह मेहमा ने बताया कि प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली की सीमा पर ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुआ। दिल्ली की सीमा पर नए कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए किसान जमा हैं। गुरुवार को प्रदर्शन के तौर पर किसानों ने हॉर्न बजाओ दिवस भी मनाया। इस दौरान उन्होंने 5 मिनट तक अपने वाहनों का हॉर्न बजाया। ऐसे करने के पीछे किसानों का कहना है कि नए कृषि कानूनों का पिछले 7 महीने से लगातार विरोध करने के बाद भी सरकार उनकी नहीं सुन रही है। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा, देश के सभी किसानों से आह्वान किया गया था कि वे अपने ट्रैक्टर और वाहनों के साथ मुख्य मार्गों और राजमार्गों पर आएं और हॉर्न बजाएं ताकि सरकार हमारे प्रदर्शन का संज्ञान ले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबुल सुप्रियो को देना पड़ा कैबिनेट से इस्तीफा तो मोदी पर भड़की ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री को कहा बेशर्म। जी हां दोस्तों, गायक से नेता बने आसनसोल के भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाबुल सुप्रियो और देबश्री चौधरी के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा के बाद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अब बाबुल सुप्रियो बुरा हो गया। ममता बनर्जी ने कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर भी पीएम को खरी खोटी सुनाई, उन्हें बेशर्म तक कह डाला। पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा में बजट पेश होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय कैबिनेट से बड़े पैमाने पर मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। कहा है कि आखिर इतने लोग क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। केंद्र सरकार पर वैक्सीन आपूर्ति में विफल रहने का आरोप भी ममता ने लगाया। मोदी कैबिनेट में विस्तार से पहले हुए कई इस्तीफे पर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने निशाना साधते हुए कहा, मैं नहीं कह सकती कि इतने सारे मंत्रियों ने इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन कैबिनेट में फेरबदल से अब कुछ नहीं होने वाला। 2024 में बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता, उसकी हार निश्चित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे पर ममता बनर्जी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि वे शासन को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सारी बैठकें प्रधानमंत्री करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अगर वे गंभीर होते तो कोरोना की दूसरी लहर नहीं आती। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेशर्म तक कह दिया। कहा कि शेमलेस प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार असफल रही है। केंद्र सरकार की विफलताओं की वजह से पश्चिम बंगाल सरकार को अपने दम पर वैक्सीन की खरीद करनी पड़ रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी जितना बेशर्म प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा। हम पहले ही 2.26 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर चुके हैं और उसके लिए हमें केंद्र के वादों के बाद भी 26 लाख डोज खरीदनी पड़ी है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने वादा किया था कि वो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। ममता ने आगे कहा कि हमारे बेशर्म प्रधानमंत्री के कारण देश को विफलता हाथ लगी है, फिर भी उनकी तस्वीर वैक्सीन सर्टिफिकेट से लेकर होर्डिंग्स तक हर जगह पाई जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कई प्रधानमंत्रियों को देखा है लेकिन इतना बेशर्म प्रधानमंत्री नहीं देखा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना और एनसीपी से आए नेता बने मोदी सरकार में मंत्री, संजय राउत ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए नेताओं को भी जगह दी गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को इस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सीटों को भरने के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बीजेपी को सेना और एनसीपी का आभार जताना चाहिए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संजय राउत का इशारा इस ओर था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के रूप में कपिल पाटिल और भारती पवार को शामिल किया गया है, जो कभी एनसीपी में थे तो शिवसेना के शाखा प्रमुख रह चुके और फिर कांग्रेस में भी कुछ दिन बिता चुके नारायण राणे को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।
कपिल पाटिल को पंचायती राज मंत्रालय में जगह दी गई है तो पवार को स्वास्थ्य मंत्रालय में जिम्मेदारी मिली है। राणे को एमएसएमई जैसा अहम मंत्रालय दिया गया है। बुधवार को कैबिनेट में शामिल किए गए महाराष्ट्र के 4 मंत्रियों में से 3 दूसरे दलों से बीजेपी में आए थे। राउत ने चुटकी लेते हुए कहा, पीएम मोदी ने अहम मंत्रालय देते हुए जरूर उनमें क्षमता देखी होगी। कैबिनेट में लेने के लिए अच्छे मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बीजेपी को शिवसेना और एनसीपी को धन्यवाद करना चाहिए। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार चलाने वाली पार्टी के नेता ने यह भी दावा किया कि नारायण राणे को उनके कद के हिसाब से मंत्रालय नहीं दिया गया है। राउत ने कहा, राणे मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पहले अहम मंत्रालयों को संभाल चुके हैं। एमएसएमई मंत्रालय में उनके सामने लघु और मध्यम उद्योगों को दोबारा जीवित करने की चुनौती है, जिसे कोरोना महामारी ने ध्वस्त कर दिया है। साथ ही रोजगार उत्पन्न करने की भी चुनौती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्रिमंडल विस्तार पर पूर्व आईएएस का तंज, कहा जीरो में कुछ भी जोड़ो या कुछ भी घटाओ, रहेगा तो जीरो ही। जी हां दोस्तों, हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर रहे पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कैबिनेट विस्तार में 43 कठपुतली अंदर, 12 कठपुतली बाहर, लेकिन जीरो में कुछ भी जोड़ो या कुछ भी घटाओ, रहेगा तो जीरो ही। एक अन्य ट्वीट में सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि केंद्रीय कैबिनेट विस्तार, यूपी में वोट पाने के लिए कुछ दलित पिछड़ी जातियों को राज्य मंत्री पद तो मिले, लेकिन सब कूड़ा कचरा ही मिला। इन जातियों का सम्मान कम अपमान अधिक है, क्योंकि केंद्र में राज्य मंत्री के पास क्या अख्तियार है आप सब जानते ही हैं। बताते चले कि हाल ही के दिनों में पूर्व आईएएस अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार से नाराज चल रहे हैं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने रविशंकर प्रसाद को निशाने पर लेते हुए कहा कि रविशंकर प्रसाद जी, अब कू ऐप पर 1000 शब्दों में लिखिए कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई। सुना है नीली चिड़िया के पर कतरने का दावा करने वालों के ही पर कतर दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के इस्तीफे को लेकर उन्होंने लिखा कि निश्चित रूप से डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा केंद्र द्वारा कोरोना कुप्रबंधन की स्वीकारोक्ति है। क्या अब उत्तर प्रदेश में कोरोना से हुई लाखों मौतों पर भी जिम्मेदारी तय होगी या फिर चुनाव तक पर्दा पड़ा रहेगा। पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए उन्होंने लिखा कि भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अब इस आधार पर तय होगा क्या जिस राज्य में चुनाव होने वाले हो वहां से मंत्री बनाओ, जहां हो चुके हैं वहां से मंत्रियों को निकाल, क्या यही लोकतंत्र है? भाइयों और बहनों, गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मंत्रिपरिषद में व्यापक फेरबदल और विस्तार करते हुए 36 नए चेहरों को इसमें शामिल किया, जबकि 7 राज्य मंत्रियों को पदोन्नत कर कैबिनेट मंत्री बनाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल से हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डीवी सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार जैसे नेताओं की छुट्टी कर दी गई, जबकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मदद करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवसेना से भाजपा में आए नारायण राणे और असम में अपने सहयोगी हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले सर्बानंद सोनोवाल को कैबिनेट मंत्री पद से नवाजा गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से भड़के संजय निषाद, बोले भाजपा गलती नहीं सुधारेगी तो 2022 में भुगतेगी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है। इसमें यूपी से 7 सांसदों को मंत्री बनाया गया है, पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे और संत कबीर नगर से सांसद प्रवीण निषाद को मंत्री नहीं बनाया गया। इस पर संजय निषाद ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सांसद प्रवीण निषाद मेरे पुत्र जरूर है, लेकिन वह भाजपा के सांसद हैं। प्रवीण की लोकप्रियता को देखते हुए उनको मंत्रिमंडल में जगह जरूर मिलनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अगर कुछ सीटों पर प्रभाव रखने वाले अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है तो 160 सीटों पर प्रभाव रखने वाले निषाद समाज के बेटे को भी मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले से ही निषाद समाज भाजपा से कटा कटा नजर आ रहा है और अगर भाजपा अपनी गलती नहीं सुधारती है तो इसकी कीमत उसे 2022 के विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि अभी तो हम भाजपा के साथ हैं, लेकिन अगर भाजपा ऐसे ही निषादों की अनदेखी करती है तो आने वाले समय में हम अपनी रणनीति पर फिर से विचार करेंगे। बता दें कि पहले दिए गए बयान में संजय निषाद ने कहा था कि भाजपा ने हमें एक कैबिनेट पोस्ट और एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया था। हमारी मांग है कि आगामी चुनाव में भाजपा की तरफ से मुझे उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। अगर भाजपा ऐसा करती है इससे चुनाव में फायदा मिलेगा और हमारी सरकार बनेगी। उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री पद की उम्मीद की थी, पर उन्हें निराशा हाथ लगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई के खिलाफ खापों की अगुवाई में सड़कों पर उतरे किसान, सरकार को दिया अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ कई महीने से आंदोलन कर रहे किसानों ने अब खापों की अगुवाई में महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरकर रोष जताया। 2 घंटे के रोष प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार पर आमजन के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। साथ ही अल्टीमेटम दिया कि अगर जल्द महंगाई पर अंकुश नहीं लगा तो किसान कृषि कानूनों के साथ साथ महंगाई को लेकर भी बड़ा आंदोलन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर फोगाट खाप की अगुवाई में किसानों की स्वामी दयाल धाम पर मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के बाद किसानों ने फोगाट खाप प्रधान बलवंत नंबरदार की अध्यक्षता में किसानों ने रोज गार्डन से परशुराम चौक तक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्तमान में रसोई गैस और पेट्रोल आम आदमी की पहुंच से बाहर है। लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में किसान एकजुट हैं और इसी कड़ी में किसानों ने 2 घंटे तक सड़कों पर उतरकर रोष जताकर सरकार को आगाह किया है। फोगाट खाप प्रधान बलवंत नंबरदार ने कहा कि किसान लगातार सड़कों पर बैठे हैं
और जायज मांग कर रहे हैं। अब सरकार ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए महंगाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में अब देश में अमीर गरीब भी बच गए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा। साथ ही उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि महंगाई पर अंकुश नहीं लगा तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं भिवानी में प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने कहा कि आज केवल गैस या पेट्रोल व डीजल ही नहीं बल्कि खाद, बीज, दाल, बिजली, पानी, वाहन, मशीन व हर सामान महंगा हो चुका है। किसान नेताओं ने कहा कि यही भाजपा नेता सत्ता में आने से पहले 60 रुपए पेट्रोल व 350 रुपए गैस सिलेंडर को महंगा बताकर अर्धनग्न होकर विरोध जताते थे। आज हर चीज कई गुना महंगी होने पर चुप है, जबकि आमजन को खाने के लिए लाले पड़े। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हर्षवर्धन के इस्तीफे पर कांग्रेस ने जताई तीखी प्रतिक्रिया। कहा, कोरोना से निपटने में मोदी सरकार रही विफल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के इस्तीफा देने के बाद बुधवार को आरोप लगाया कि कोरोना महामारी से निपटने में विफलता के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। विपक्षी दल ने यह सवाल भी किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का इस्तीफा इस बात की ठोस स्वीकारोक्ति है कि मोदी सरकार कोरोना महामारी से निपटने में पूरी तरह विफल रही। उन्होंने दावा किया कि ये इस्तीफे मंत्रियों के लिए एक सबक है। अगर चीजें अच्छी होंगी तो श्रेय प्रधानमंत्री को जाएगा, लेकिन अगर चीजें खराब हो जाती हैं तो फिर मंत्री पर गाज गिरेगी। जी हुजूरी और चापलूसी की कीमत चुकानी पड़ती है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया कि जिस महामारी का प्रबंधन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से किया जा रहा है उसके प्रमुख प्रधानमंत्री स्वयं है। क्या वे भी अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की जिम्मेदारी लेंगे, इस्तीफा देंगे या अकेले स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बना अपना पल्ला झाड़ लेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी, मोदी, नड्डा, शाह सबने की वादा खिलाफी, गुस्से में है निषाद, सड़कों पर उतरेंगे, मंत्री नहीं बनाने पर संजय निषाद ने धमकाया। जी हां दोस्तों, मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद अब भाजपा का फोकस कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनावों पर होगा। इस फेरबदल में उत्तर प्रदेश को बड़ा स्थान दिया गया है। यूपी से 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। इसमें अपना दल की चीफ अनुप्रिया पटेल भी शामिल है। हालांकि अनुप्रिया को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने से एनडीए के दूसरे सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भड़के हुए हैं। उन्होंने पीएम मोदी समेत योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और अमित शाह पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। संजय निषाद ने कहा, निषाद समाज और कार्यकर्ता बहुत गुस्से में हैं। कम सीटों पर पकड़ रखने वाली अनुप्रिया पटेल को जगह मिली और निषाद समाज का प्रतिनिधित्व नहीं रहा। ये लोग अलोकतांत्रिक ढंग से आरक्षण मांगते रहे हैं। उन्होंने कहा, निषाद समाज लंबे समय से आरक्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। भाजपा अपने वादे को कब पूरा करेगी। योगी जी, मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी ने भी कहा था। संजय निषाद ने सड़क पर आने की धमकी देते हुए कहा, अगर हमारा प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में नहीं रहेगा तो हम रोड पर उतरने को तैयार हैं। बता दें कि हाल ही में संजय और उनके बेटे प्रवीण निषाद अमित शाह से मिले थे। उन्होंने मुलाकात के बाद यह भी कहा था कि वह चाहते हैं यूपी में उनका डिप्टी सीएम बने। उधर वह मोदी मंत्रिमंडल में भी जगह पाने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना है कि यूपी में भाजपा को 40 सीटें दिलाने के पीछे निषाद पार्टी का योगदान है। निषाद का दावा है कि यूपी की 100 सीटों पर उनका समाज जिताने या हराने की ताकत रखता है। बता दें कि इस कैबिनेट विस्तार में उत्तर प्रदेश जैसे चुनावी राज्यों पर खास फोकस किया गया है। उत्तर प्रदेश से 7 नए मंत्री शामिल किए गए हैं और इसके साथ ही कुल मंत्रियों की संख्या 16 हो गई है। उधर गुजरात पर भी प्रधानमंत्री की नजर है। इसी को देखते हुए मनसुख मंडाविया और पुरुषोत्तम रूपाला का प्रमोशन किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्रिमंडल में फेरबदल की नौटंकी छोड़ जनता का जीवन सुधारने पर विचार हो। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट में ताजा फेरबदल के बारे में मीडिया में बड़ी चर्चा हुई है। कई लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है, पर वास्तविकता क्या है? हर राजनीतिक कार्रवाई या प्रणाली को परखने का पैमाना एक और केवल एक होता है, आम आदमी पर असर। क्या इससे आम आदमी का जीवन स्तर सुधरता है? क्या लोगों को बेहतर जिंदगी मिलती है? तो क्या मोदी कैबिनेट में किया गया यह भारी बदलाव आम जनता के जीवन में कोई अंतर ला सकेगा? क्या मंत्रिमंडल में चेहरे बदलने से देश भर में व्यापक और भयावह गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, बाल कुपोषण, स्वास्थ्य सेवा और अच्छी शिक्षा का अभाव, किसानों का संकट, भ्रष्टाचार, दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जैसी समस्याएं दूर हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए यह सिर्फ एक नौटंकी है। भारत की भीषण आर्थिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भारतीय जनता को आधुनिक मानसिकता के नेताओं के नेतृत्व में एक महान ऐतिहासिक जनसंघर्ष और जन क्रांति करनी होगी, जो जाति और मजहब की बाधाओं को तोड़कर ही संभव है। इसमें समय लगेगा और बड़ी कुर्बानियां देनी होंगी। हर सच्चे देशभक्त को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी जनक्रांति कैसे और कब होगी, इसका नेतृत्व कौन करेगा? इन सवालों का जवाब देना असंभव है, परंतु आज की बदतर और भयावह परिस्थितियों के मद्देनजर यह अनिवार्य है। एक बात स्पष्ट है, भारत की भीषण समस्याओं का हल मौजूदा संवैधानिक और राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत असंभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली जो हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त है, वह अधिकांशतः जाति और धर्म के वोट बैंक पर चलती है। हमारे चतुर और धूर्त नेतागण, जिन्हें जनता से कोई वास्तविक प्रेम नहीं है, जातिगत और सांप्रदायिक घृणा फैलाकर और जनता का ध्रुवीकरण करके वोट हासिल करते हैं। जातिवाद और सांप्रदायिकता सामंती शक्तियां हैं जिनके विनाश के बगैर देश प्रगति नहीं कर सकता, किंतु संसदीय लोकतंत्र इनको और मजबूत करता है। इसलिए
एक वैकल्पिक प्रणाली का निर्माण और स्थापना अनिवार्य है, जो कि मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं हो सकता। भारत में एक महान ऐतिहासिक जनसंघर्ष और जनक्रांति की आवश्यकता है, जो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करे जिसके अंतर्गत तेजी से औद्योगिकरण और सच्चा विकास हो, जिससे जनता को बेहतर जिंदगी मिले। मंत्रिमंडल के फेरबदल से रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी कैबिनेट में अब टीम अटल के केवल राजनाथ समेत ये 4 बचे। 7 साल में ऐसे बाहर होते गए दिग्गज। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में हुआ ये पहला कैबिनेट विस्तार था, जिसमें इस बार कई युवा चेहरों को मौका दिया गया है। पीएम मोदी के इस कदम के पीछे भविष्य की रणनीति को देखा जा रहा है, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल थे, उनमें से कुछ ही अब मोदी सरकार का भी हिस्सा है। इनमें सबसे बड़ा और अहम नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह ने अटल सरकार में कृषि मंत्री के तौर पर पदभार संभाला था। अटल कैबिनेट में राजनाथ सिंह 1 साल कृषि मंत्री रहे थे। वहीं उसके बाद जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनी, तब पहले कार्यकाल में राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री बने और अब दूसरे कार्यकाल में उनके पास रक्षा मंत्रालय जैसे अहम विभाग है। कैबिनेट मंत्रियों में सिर्फ राजनाथ सिंह ही ऐसा नाम है जो टीम अटल से लेकर टीम मोदी तक मौजूद है। उनके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी, श्रीपद नाइक और प्रहलाद सिंह पटेल ऐसे मंत्री हैं जो अटल सरकार और मोदी सरकार के कार्यकाल में मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। मुख्तार अब्बास नकवी 1998 वाले कार्यकाल में राज्य मंत्री बने थे, जबकि श्रीपद नाइक, प्रहलाद सिंह पटेल अटल सरकार के अंतिम कार्यकाल के सदस्य थे। बीते दिन रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष गंगवार के इस्तीफे के साथ ही अटल आडवाणी युग के बड़े नेताओं की कैबिनेट से छुट्टी हो गई। वहीं कुछ ऐसे नेता भी हैं जो अटल सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल रहे और मोदी सरकार के पहले या दूसरे कार्यकाल में भी उन्हें कोई पद मिला, लेकिन अब इसका हिस्सा नहीं है। मेनका गांधी, उमा भारती, सुरेश प्रभु, राजीव प्रताप रूडी, विजय गोयल, अनंत गीते जैसे नाम अटल मंत्रिमंडल और मोदी मंत्रिमंडल दोनों का हिस्सा रह चुके हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रामविलास पासवान, अनंत कुमार भी अटल मंत्रिमंडल में शामिल थे। बाद में मोदी कैबिनेट में भी इन्हें जगह मिली, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं है। इनके अलावा वेंकैया नायडू दोनों ही मंत्रिमंडल में रहे, लेकिन बाद में मोदी सरकार ने उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया। सुमित्रा महाजन अटल सरकार में मंत्री रही थी, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में उन्होंने लोकसभा स्पीकर का पद संभाला। करते हैं अगली खबर की तरफ। अजय कुमार लल्लू बोले, 4 साल में 3 गुना बढ़ा कांग्रेस का जनाधार, 2022 में बनाएंगे सरकार, जल्द घोषित करेंगे प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, झांसी के रक्सा में हुए कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में अजय कुमार लल्लू ने कहा कि पिछले 4 सालों में पार्टी का जनाधार काफी बढ़ा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 51 लाख वोट मिले थे, जबकि 2021 में हुए जिला पंचायत के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने 1.72 करोड़ वोट हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में जल्द ही प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। अमर उजाला से खास बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत चुनाव में पार्टी ने 271 सीटें जीती है, 57 सीटों का कांग्रेस दूसरे और 711 पर तीसरे स्थान पर रही है। उन्होंने कहा कि उपचुनावों में भी कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा है। अब 840 ब्लॉक, 8135 न्याय पंचायत और 59,000 ग्राम सभाओं में कांग्रेस का संगठन मजबूती से काम कर रहा है। कांग्रेस गाँव, किसान, नौजवान, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। इन मुद्दों पर सरकार की खामियों के खिलाफ कांग्रेस अभी भी प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि उनको संरक्षण दे रही है। लगातार कांग्रेस छोड़ रहे वरिष्ठ नेताओं के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जितिन प्रसाद जो भी हैं वो कांग्रेस की बदौलत हैं। वह लगातार विधानसभा, लोकसभा चुनाव हारे, यही नहीं अपनी भाभी तक को वो जिला पंचायत सदस्य तक नहीं बनवा सके। इससे समझ सकते हैं उनका कितना जनाधार है। प्रियंका गांधी के मुख्यमंत्री फेस होने के सवाल पर लल्लू ने सीधे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस पर फैसला संसदीय बोर्ड को करना है। बार बार पूछने पर इतना जरूर बोले कि प्रियंका गांधी के निर्देशन में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू के 4 मंत्री पद मांगने से फंसा पेच, बीच का रास्ता निकालने में जुटी बीजेपी। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद आज यानी बुधवार की शाम को पहली बार कैबिनेट विस्तार होगा। वहीं इस बार बिहार एनडीए में शामिल जेडीयू ने भी इसमें शामिल होने की हामी भरने के साथ 4 मंत्री पद मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री बनाए जाने की मांग रखी है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात हुई थी। हालांकि इससे पहले सिंह ने कहा था कि सब कुछ तय हो गया है और अब कोई पेच नहीं फंसा है। बहरहाल जेडीयू की 4 मंत्री पद की मांग के बाद मामला फंसता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के अपने सहयोगी जेडीयू को बीजेपी 2 कैबिनेट पद देने के लिए राजी नहीं है। इस बीच कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह कैबिनेट अन्य लोगों को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। इस समय आरसीपी सिंह दिल्ली में मौजूद हैं तो लल्लन पटना में है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य मंत्री के तौर पर जो नाम चल रहे हैं उनमें रामनाथ ठाकुर, चंद्रवेश्वर चंद्रवंशी, दिलेश्वर कामत और संतोष कुशवाहा शामिल हैं। इनमें से ही कोई 2 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। बता दें कि वर्ष 2019 में मोदी की दूसरी बार सरकार बनाने
बुलाने पर बिहार से लोजपा केंद्रीय मंडल में शामिल हुई थी, जबकि जेडीयू ने बीजेपी से मिला ऑफर ठुकरा दिया था। हालांकि इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने खुद आगे आकर सरकार में शामिल होने की बात कही है। यही नहीं, इस बार सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को मोदी मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई भी बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में पीएम नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वही होगा। वैसे बिहार से बीजेपी भी अपने कुछ नेताओं को केंद्र में जा सकती है, जिनमें राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का नाम सबसे अधिक चर्चा में। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।